दरअसल ये कोशिश है कि इंदिरा गांधी के मॉडल को फॉलो करना और भारत का प्रधानमंत्री बनने के बीच सिर्फ एक कदम का फासला है। सरकार में भी अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पावरफुल नेता है। अमित शाह जी परमानेंट प्रेसिडेंट है। अब नीचे कोई भी प्रेसिडेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है। यानी अमित शाह के बराबर कोई नेता उनके करीब ना पाए। इन सभी नेताओं को धीरे 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 करके या तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया या फिर उनको हाशिए पर डाल दिया गया। जो वो बड़े नेता थे जो कभी भी अमित शाह के सामने एक बड़े रोड़ा बन सकते थे। दोनों के बारे में कहा जाता है कि दरअसल ये मोदी युग के बाद के भविष्य के नेता हैं जो अमित शाह के रास्ते के सबसे बड़े रोड़े साबित हो सकते हैं। नितिन नबीन की तो मुझे लगता है कोई ऐसी स्थिति ही नहीं कि वो किसी भी तरीके से अमित शाह के खिलाफ खड़े हो सके या उन पर किसी तरीके की आपत्ति कर सके। तो इसलिए बीजेपी के लिए ये खतरा थोड़ा कम है। ये एक बड़ी लीडरशिप की पहचान होती है कि वो न केवल खुद बड़ा होता है बल्कि अपने साथ एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप पैदा करता है। लेकिन मोदी शाह के जमाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने जमे जमाए नेता थे सबकी राजनीति को खत्म कर दिया गया है। लेकिन पीछे की राजनीति है कि अपने आप को एम्पावर किया जा रहा है और 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस मामले में निर्णायक भूमिका निभाएगा। इंदिरा गांधी ने उस धारा को तोड़ा और उसका खमियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। तो ये सायास तरीके से किया गया है कि ताकि उनके नेतृत्व को किसी तरीके से कोई चुनौती कहीं से ना मिले। राजनीति में चालें हमेशा शोर से नहीं, खामोशी से भी चली जाती हैं या से ही चली जाती हैं। बीजेपी में हाल के फैसलों ने एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार से नितिन नबीन को नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, यूपी में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान देना, यह सिर्फ संगठनात्मक बदलाव है या आने वाले कल की एक स्क्रिप्ट भी है। कहा जा रहा है जनरेशनल शिफ्ट। लेकिन सवाल यह है कि अमित शाह ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए सारी गोटियां पहले ही सेट कर दी हैं। मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, यह सवाल आज भले हवा में हो, लेकिन क्या इसका जवाब अब चुपचाप तय किया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गजों की भूमिका क्या होगी? सफाया हो रहा है या संतुलन बनाया जा रहा है? आशुतोष की पैनी नजर में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी खोलेंगे अमित शाह की पूरी विसा और बताएंगे कि मास्टर स्ट्रेटेजी है या सत्ता का सेफ गेम। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सतन का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब अमित शाह की विसात बताएंगे आशुतोष सर। जी अंकुर, देखिए इस पूरे घटनाक्रम को बहुत सामान्य तरीके से देखने की कोशिश की गई अभी तक कि नबीन को नितिन नबीन बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। देखिए बीजेपी, और ये कहा गया बीजेपी कितनी महान पार्टी है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी कितने भविष्यजीवी हैं कि उन्होंने एक सामान्य से कार्यकर्ता को 45 साल की उम्र में उठा के राष्ट्र की राजनीति में लाकर रोप दिया। और उसके आधार पर कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी के अंदर सब कार्यकर्ता बराबर हैं और कोई भी कार्यकर्ता कितनी भी बड़ी पोस्ट पे जा सकता है। दूसरी तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि दरअसल ये एक कोशिश है, जो आलोचक है उनका कहना दरअसल ये कोशिश है कि इंदिरा गांधी के मॉडल को फॉलो करना। कि इंदिरा गांधी भी जब किसी नेता को जमते हुए देखती थी, उनके बारे में कहा जाता था कि वो ऐसे पौधे को निकाल के हिला के देखती थी कि इसमें जड़ तो नहीं जम रही। और जब उनको लगता था कि उसमें जड़ जमने लगी है, यानी उस नेता का समाज में आधार बढ़ने लगा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी है, तो फिर वो उसको उखाड़ के कहीं और रोप देती थी। उसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो आज है उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के जमाने में थी, लेकिन धीरे 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 जड़विहीन नेता कांग्रेस में बढ़ते गए, दरबारियों की एक तरीके से पैठ हो गई और आज जो कांग्रेस पार्टी की हालत है उसके लिए वो इंदिरा गांधी का वो मॉडल जिम्मेदार था। तो दो पर्सपेक्टिव है। एक पर्सपेक्टिव वो है कि जहां एक सामान्य से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद मिल जाता है, अच्छी बात है। दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि किसी भी जमे जमाए नेता को एक सीमा के बाद आप पावरफुल ना होने दें। लेकिन इसका एक तीसरा पर्सपेक्टिव भी है। वो तीसरा पर्सपेक्टिव क्या है? तीसरा पर्सपेक्टिव ये है जिसको मैं कहता हूं कि एक तरीके से चाणक्य बुद्धि, कि अमित शाह
आज की तारीख में जिस पायदान पर खड़े हैं, वहां से बीजेपी का सर्वोच्च नेता और भारत का प्रधानमंत्री बनने के बीच सिर्फ एक कदम का फासला है। पार्टी के अंदर अमित शाह बहुत पावरफुल है, पॉपुलर तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत पावरफुल है। नरेंद्र मोदी के बाद वो सबसे पावरफुल नेता है। सरकार में भी अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद सबसे पावरफुल नेता है। उनके इशारे के बगैर परिंदा भी पर नहीं मारता, न पार्टी संगठन के ऊपर और न ही सरकार के अंदर। बल्कि संगठन के ऊपर तो हमारे मित्र विजय त्रिवेदी जी का कहना है कि अमित शाह जी परमानेंट प्रेसिडेंट हैं। अब नीचे कोई भी प्रेसिडेंट, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब आप सत्ता के शीर्ष पर इतने करीब पहुंच जाते हैं तो आपकी महत्वाकांक्षाएं और बढ़ जाती हैं। ऐसा इतिहास में स्पष्ट है। प्रधानमंत्री बनने की दिशा में एक कदम की दूरी बची है। वैसे में अगर कोई चालाक नेता हो, कोई बहुत समझदार नेता हो, विवेकवान नेता हो, तो वो क्या करेगा? वो कोशिश यही करेगा कि वो जो एक कदम का फासला है उसको अगले बड़े कदम में तब्दील किया जाए और उसकी तैयारी अभी से कर ली जाए, ताकि उनके बराबर कोई दूसरा नेता उतने करीब ना आ पाए। यानी अमित शाह के बराबर कोई नेता उनके करीब ना आ पाए और साथ ही साथ भविष्य में ऐसा कोई नेता न खड़ा हो पाए जो उस एक कदम को बढ़ाने की दिशा में किसी तरीके की अड़ंगा रोक लगाने की कोशिश करें। यानी वो स्मूथ ट्रांजिशन के लिए चाहते हैं कि ना तो संगठन उनके बराबर कोई खड़ा हो और ना ही कोई भविष्य में ऐसा चैलेंजर पैदा हो जो उनके राह का बड़ा रोड़ा बन सके और फिर वो एक कदम न बढ़ा पाए और नंबर 2 होते होते रिटायर कर जाए। ऐसा कई बार होता है। अब आप देखिए, पिछले कम से कम कई सालों में मैं एक ट्रेंड को बड़ी गंभीरता के साथ देख रहा हूं कि जो जितने अटल बिहारी वाजपेयी के युग के जो बड़े नेता थे, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो, येदियुरप्पा हो, रमन सिंह हो, तमाम बड़े नेता, बिहार के अंदर सुशील मोदी हो, इन सभी नेताओं को धीरे धीरे करके या तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया या फिर उनको हाशिए पे डाल दिया गया या उनकी पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया की जगह वहां कौन है? भजन लाल शर्मा, जिनका कोई मुकाबला ही नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया आज क्या कर रही किसी को मालूम नहीं है। उसी तरीके से नितिन पटेल की जगह भूपेंद्र पटेल को लाया गया, जो फर्स्ट टाइम के वो हैं। उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी को लाया गया। बिहार के अंदर सुशील मोदी को, जो लंबे समय तक वहां उप मुख्यमंत्री थे, बिहार के बड़े नेता माने जाते थे बीजेपी के, जिनका बड़ा योगदान था बीजेपी को बढ़ाने में, उनको हटा के राज्यसभा में लाया गया और उनको जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन जरूर बनाया, लेकिन जो बिहार के अंदर जो उनकी हनक थी, उनकी पॉलिटिक्स थी, उसको पूरी तरीके से खत्म किया गया। इसी तरीके से रमन सिंह को और हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल को भी इसी तरीके से खत्म किया गया। रमन सिंह अभी भी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन वो स्पीकर के पद बचे बने हुए। तो इस तमाम बड़े नेता, शिवराज सिंह चौहान, या तो शिवराज सिंह चौहान, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान की जगह वहां पे मोहन यादव जी को लाया, मोहन यादव, और शिवराज सिंह चौहान को तब हटाया गया जब वो उनकी मेहनत से, उनकी योजनाओं की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वापस लौटी। तो सरकार में उस वक्त मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़े दावेदार शिवराज सिंह चौहान थे। वो बेहद लोकप्रिय थे, बेहद ही कर्मठ नेता थे। पार्टी संगठन के अंदर उनका बहुत सम्मान था, लेकिन उनको हटा दिया गया और उनकी जगह मोहन यादव को लाया गया। येदियुरप्पा को भी इसी तरीके से हटाया गया था और उनकी जगह बोम्मई को लाया गया था। तो ये वो बड़े नेता थे जो कभी भी अमित शाह के सामने एक बड़े रोड़ा बन सकते थे या अपनी दावेदारी पेश कर सकते थे। आज की तारीख में ये पूरी तरीके से मार्जिनलाइज्ड है या हाशिए पर है, या इनकी ऐसी कोई हैसियत फिलहाल नहीं है कि वो कोई दिक्कत पैदा कर सके। तो सारे बिसात उन्होंने, अब इस मामले में 2 ही लोग बचे हैं जिनसे वो निपट नहीं पा रहे। एक है उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनको 2022 में हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हटा नहीं पाए थे। और योगी आदित्यनाथ लगातार जो है वो डिफायंट है
और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और दोनों के बारे में कहा जाता है कि दरअसल ये मोदी युग के बाद के भविष्य के नेता हैं, जो अमित शाह के रास्ते के सबसे बड़े रोड़े साबित हो सकते हैं। और इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिशें तो की गई, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। जैसा मैंने कहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ को हटाने की भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं हटा पाए। उसी तरीके से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की सरकार में देवेंद्र फडणवीस को अपमानित करने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया, जो पहले ऑलरेडी 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन दोनों ने जबरदस्त जीवटपन का परिचय दिया और अभी भी वो उतने ही शक्तिशाली बने हुए हैं। तो ये जो पार्टी पर एक तरीके से आज की तारीख में पूरी तरीके से कब्जा है, वहां नड्डा साहब वही करेंगे जो दरअसल ये कहेंगे। और नड्डा के बाद नितिन नबीन की तो मुझे लगता है कोई ऐसी स्थिति ही नहीं है कि वो किसी भी तरीके से अमित शाह के खिलाफ खड़े हो सके या उन पर किसी तरीके की आपत्ति कर सके। और ये बहुत बड़ा मॉडल उस लिहाज से भी है, क्योंकि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने तमाम समकालीनों को धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज कर दिया था। और संजय जोशी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनको आज तक राजनीति के अंदर किसी तरीके का कोई जीवन दान नहीं मिल पाया। सुषमा स्वराज को उन्होंने अपनी 2019 के बाद की कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया था। तो ये जो पूरी कोशिश है, ये दरअसल मैं उसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करता हूं। लेकिन आशुतोष सर, आपने बहुत सही से एक एक पूरा ट्रेंड समझा दिया और मैं थोड़ा टाइप भी कर रहा था इसीलिए। लेकिन आपने फिर ये भी कहा कि इंदिरा गांधी का भी ये फॉर्मूला था और जो कांग्रेस की आज हालत है तो उसके लिए जिम्मेदार वो है। तो फिर कांग्रेस की जो आज हालत है, तो फ्यूचर की बीजेपी कांग्रेस बनेगी, फिर इसी हालत में आएगी? अभी देखिए, अभी तो किसी तरीके की भविष्यवाणी करना उचित नहीं अगर सेम ट्रेंड पे चले तो। हाँ, एक रास्ते पे खतरा है, जाएंगे। ये खतरा है। लेकिन चूंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस नाम का एक संगठन है, कांग्रेस के पीछे इस तरीके का कोई संगठन नहीं था। वहां सब कुछ इंदिरा गांधी ही थी, पीछे कोई नहीं था, कोई नैतिक सत्ता उस तरीके की नहीं थी जैसे आरएसएस। तो इसलिए बीजेपी के लिए ये खतरा थोड़ा कम है। और एक और उदाहरण मैंने देना भूल गया, उड़ीसा के अंदर आप देखिए मनोज मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि वहां पे सबसे बड़े दावेदार के तौर पर कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान, जो मजबूत नेता माने जाते हैं, लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका रही है और वो एक तरीके से हम कहें तो उड़ीसा के बड़े नेता माने जाते रहे। जबकि मनोज मांझी अपने आप में एक बहुत ही अननोन से चेहरे हैं। तो मनोज मांझी, पुष्कर सिंह धामी, भूपेंद्र पटेल, भजनलाल शर्मा, मोहन यादव, इसी तरीके से हरियाणा में जो नए बने हैं नायब सिंह सैनी, वहां भी खट्टर साहब को एक तरीके से आप कहें तो किनारे लगा ही दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में प्रेम कुमार धूमल की पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, उनके बेटे को बढ़ाया गया है। छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह पावरफुल लीडर थे, 15 साल के मुख्यमंत्री थे, उनको हटा दिया गया है। येदियुरप्पा को हटा दिया गया है। तो ये वो लोग थे जो कभी भी उनके लिए एक चुनौती बन सकते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के समय की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि केंद्र की राजनीति में भी कम से कम आधा दर्जन ऐसे पावरफुल लोग थे जो अपने आप में बड़े नेता माने जाते थे, चाहे प्रमोद महाजन रहे हो, बिल्कुल प्रमोद महाजन हो, अरुण जेटली हो, सुषमा स्वराज हो, वेंकैया नायडू हो, अनंत कुमार हो, या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर कल्याण सिंह हो, राजनाथ सिंह हो, बिहार के अंदर सुशील कुमार मोदी का मैंने जिक्र कर ही दिया, छत्तीसगढ़ के अंदर रमन सिंह जैसे नेता थे, गुजरात के अंदर केशुभाई पटेल और वाघेला थे, कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा थे, और यशवंत सिन्हा केंद्र के अंदर थे, जसवंत सिंह थे, प्रमोद महाजन का जिक्र मैंने किया, गोपीनाथ मुंडे थे। तो हर प्रदेश के अंदर बीजेपी के बड़े नेता थे जिनका अपना आधार था। और ये सब लोग अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान करते थे। उमा भारती का नाम मैं भूल गया, देखो उमा भारती भी थी। तो ये सब लोग जो थे वो ये एक बड़ी लीडरशिप की पहचान होती है कि वो न केवल खुद बड़ा होता है बल्कि अपने साथ एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप पैदा करता है, जो महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता था। महात्मा गांधी के आने के पहले देश के अंदर 2 एक बड़े नेता थे, लेकिन महात्मा गांधी ने जब देश कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में संभाली तो जिस स्तर के नेता उनके साथ दिखाई पड़े वो अद्भुत था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, कृपलानी, तमाम लोग थे। और जब इतनी बड़ी गैलेक्सी थी, और इसीलिए देश आजादी के बाद मजबूती के साथ चल पाया, क्योंकि ये बड़े लोग थे, बड़े नेता थे, जन का आधार था। तो जब आप
लेकिन मोदी शाह के जमाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितने जमे जमाए नेता थे सबकी राजनीति को खत्म कर दिया गया है और सिर्फ दो ही नेता हैं आज की तारीख में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी धीरे धीरे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं सकते ये लोग। सरवाइव ही। वेंकैया नायडू की पॉलिटिक्स भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। शिवराज सिंह चौहान भी कैबिनेट मंत्री है, लेकिन अब उनकी कितनी से है कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। स्पीकर के पद पर भी आप देख लीजिए, वहां पे भी कोई मजबूत नेता नहीं। ओम बिरला जी बिल्कुल नए चेहरे थे। और अब जैसे जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर भी आप देख लीजिए बिल्कुल नए चेहरे हैं। तो परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल बीजेपी एक ऐसी बीजेपी है जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक आम कार्यकर्ता को एम्पावर करने की कोशिश की है, लेकिन पीछे की राजनीति है कि अपने आप को एम्पावर किया जा रहा है ताकि कभी कोई अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जिसमें उनके नंबर 1 बनने की दिशा में चीजें उठ रही हो तो कोई रोड़ा न बने। ये पूरी कोशिश है और इसलिए तमाम बड़े नेताओं की राजनीति आने वाले समय में उस पर कुठाराघात होगा और 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस मामले में निर्णायक भूमिका निभाएगा। योगी आदित्यनाथ की हार और जीत पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि जब भी नंबर 1 की जगह बनेगी तो उसमें अमित शाह के लिए कितना रास्ता सुगम होगा। बिल्कुल। तो आशुतोष सर, क्या ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जब मैं क्रिकेट देखता था सही से तब श्रीलंका की टीम में शुरुआत से लेके एंड तक दिलशान और अपने वो दूसरा जो वो थे ओपनर, वो उसके बाद जयसूर्या और आते थे, महिला जयवर्धने, संगकारा और पूरा था। उसके बाद जब मेन में वो उनका जैसे रिटायरमेंट हुआ एकदम डेड हुआ। तो अब हो सकता है कि श्रीलंका ऐसा हाल बीजेपी का अगर इस प्रकार चले कि 2 प्लेयर आए। आप देखिए श्रीलंका की बात क्यों करते हैं आप, भारत भी जब दुनिया में बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरा तो उसमें ओपनर के तौर पर कौन थे? वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर। उनके नीचे थे, अगर आप ध्यान दें तो राहुल द्रविड़, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, उसके बाद वीवीएस लक्ष्मण। 5 दिग्गज बैट्समैन थे उस टीम के अंदर। फिनिशर धोनी, जब ये फिनिशर धोनी भी थे, अनिल कुंबले थे। जब ये हटे तो उनके बाद कौन आया? विराट कोहली का युग शुरू हुआ, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा और फिर वो देखिए वो बैट्समैन का नाम अजिंक्य रहाणे, और साथ ही साथ वो जो सौराष्ट्र के बैट्समैन थे उनका नाम मैं भूला, जो नंबर 1 पे आते थे राहुल द्रविड़ के बाद, पुजारा टेस्ट को ज्यादा खास। हाँ, पूरी टीम सिर्फ 1 या 2 प्लेयर से नहीं बनती, पूरी टीम बनती है। गैलेक्सी ऑफ का प्लेयर्स होते हैं, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप होती है। तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी इसलिए बनी क्योंकि गांधी जी के बाद इतनी बड़ी गैलेक्सी थी कि उनकी अनुपस्थिति का लोगों का अंदाजा नहीं लगा और वो उस मोमेंटम पे चीजें चलती रही। इंदिरा गांधी ने उस धारा को तोड़ा और उसका खमियाजा आज कांग्रेस पार्टी भुगत रही है। और यही स्थिति आज बीजेपी की भी दिखाई पड़ रही है कि जो चीज अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने जमाने में पैदा की थी, देखिए मैं के.एन. गोविंदाचार्य का नाम भूल गया। ऐसे लोग थे जो तेजस्वी लोग थे, जो इसमें से कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता था, इसमें से कोई भी जो है वो पार्टी का अध्यक्ष हो सकता था या पार्टी का सिरमौर हो सकता था। सब में इतनी काबिलियत थी। आज ये बात नहीं कह सकते। आज तो अमित शाह के अंडर में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अगर मैं 3 जनरल सेक्रेटरीज का नाम पूछूंगा तो बड़े बड़े पत्रकार नहीं बता पाएंगे कि 3 जनरल सेक्रेटरी कौन है। मोदी जी के वाजपेयी जी के जमाने में ये स्थिति नहीं थी। सबको उन बड़े बड़े नेताओं के नाम पता होते थे और उनसे लगातार इंटरव्यूज, उनसे इंटरेक्शन होता था। आज आपने कभी किसी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी का इंटरव्यू कहीं देखा? आप कहीं किसी वाइस प्रेसिडेंट का नाम आपको मालूम है? उनको जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं, वो जाके उसको एग्जीक्यूट कराते हैं और एनोनिमस की तरीके से आके अपने घर में बैठ जाते हैं। उनके और उनको ना तो किसी से बात करने की जरूरत है, ना उनको बात करने की इजाजत है। यही हाल आज की मोदी जी के कैबिनेट का भी वही हाल है। अगर आप उसमें देख ले तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बाद तीसरा कोई नहीं है। राजनाथ सिंह कहने को है, नितिन गडकरी कहने को है, लेकिन ये 2 पार्टी के अध्यक्ष आज बिल्कुल हाशिए पर हैं। निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, वैष्णव जैसे लोगों की टूटी बोल रही वहां पे, अश्विनी वैष्णव, जिनका कोई सामाजिक आधार है ही नहीं, जो खुद पार्टी के अंदर कितने सक्रिय हैं और कितनी उनकी इज्जत होगी देखने वाली बात होगी। तो ये सायास तरीके से किया गया है कि ताकि उनके नेतृत्व को किसी तरीके से कोई चुनौती कहीं से ना मिले, न नंबर 1 को कोई चुनौती मिले, न नंबर 2 को कोई चुनौती मिले, और अगर नंबर 1 नहीं है
तो उनके बाद की जो स्थान होगा, उसमें नंबर 2 आसानी से प्रवेश कर सके। ये पूरी कोशिश को मैं इस नज़रिए से देखता हूँ। बिल्कुल, आपने जो ट्रेंड समझाया वो तो बहुत ही दमदार, और वो इंदिरा गांधी से जोड़ के वो सेम काम कर रही बीजेपी, तो कांग्रेस जैसी हालत भी हो सकती है अगर सेम ट्रेंड पे चली, अगर नतीजे सेम आए, सेम रास्ते पे गए। तो कुल मिलाकर ओपनर दो बल्लेबाज मजबूत हैं, जिन्हें आप मोदी और शाह कह सकते हैं, लेकिन एक विकेट गया, उसके बाद आपकी पूरी टीम पत्तों की तरह बिखर जाएगी। ये भी क्रिकेट की लैंग्वेज में, राजनीति में भी वो लागू होता है। देखते हैं कि अमित शाह की बिसात में कुछ होता है। 2027 का चुनाव तो है, योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि वो कैसे फिनिश करते हैं गेम को। जो भी होगा हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.